वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल में आज हम लोग बात करेंगे कि रिडक्स स्टोर क्या होता है, रिडक्स टूल किट क्या होता है, और पहले के रिएक्ट रिडक्स में क्या फ़र्क था और रिडक्स टूल किट से मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा जिस पर मैं आपको टू डू ऐप के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि किस तरीके से रिडक्स स्टोर इट मीन्स स्टेट मैनेजमेंट काम करता है। ओके, तो ये इस वीडियो का एजेंडा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूं कि एक फाइनल आउटपुट क्या होने जा रहा है। ये लोकल होस्ट में रन ऐप है। तो कुछ ऐसा होगा कि आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक ऐड का बटन होगा जिस पर प्लीज ऐड टास्क, यानी कि आप टास्क को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लीज लर्न रिएक्ट नेक्स्ट जीएस बिफोर दिस वीडियो। और जब मैं इसको ऐड करूंगा, एक टास्क आपका ऐड हो गया। ओके, दिस इज फाइन, एंड देन ये ऐड हो गया। तो ये जितना भी मैनेजमेंट हो रहा है ये आपका स्टेट मैनेजमेंट हो रहा है। इट मीन्स ये पूरी तरीके से रिडक्स स्टोर मैनेज कर रहा है। आप इसमें से रिमूव भी कर सकते हो, राइट, एंड देन ऐड भी कर सकते हो। तो इसका पूरा एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट जीएस, वो भी लेटेस्ट वर्जन, नेक्स्ट जीएस का जो 13 वर्जन है उसमें कैसे स्टेट मैनेज होती है वो दिखाऊंगा। और उससे पहले आई होप कि आपके ब्राउजर में आपने एक्सटेंशन रिएक्ट दिस वन, आपका एक्सटेंशन का नाम है रिडक्स टूल किट। ये आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप पूरी ऐप को कहीं पर भी, जैसे मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो आपकी टू डू लिस्ट ऐप बन गई। इसके अंदर आपका फर्स्ट और जो भी स्टेट में डालूंगा, ओके, सेकंड, नाउ थर्ड। ओके, तो जितनी स्टेट देख रहे हो ये आपकी टू डू टास्क सेव, टू डू टास्क सेव, टू डू रिमूव, ये सारी के सारी स्टेट आपकी रिडक्स स्टोर पर स्टोर हो रही है। दिस इज योर स्टोर। ओके, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी बता दूं और ये बता दूं कि व्हाट इज रिडक्स स्टोर, ये कैसे काम कर सकता है और इसका बेसिक आइडिया क्या है कि व्हाट इज स्टेट, ये होती क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। ओके, तो दिस इज द साइट mmantraTech.com। एक्चुअली में ये साइट मैंने ही डेवलप करी है और इस पर आपको एटलीस्ट, ये स्टार्टिंग साइट है, मतलब इन द मिडल ऑफ द डेवलपमेंट। और इसमें मैं सारे आर्टिकल डाल रहा हूँ सो दैट कि वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूरा थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकल आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो आप अगर होम पेज में आते हो तो यहाँ पर मैंने अभी दो आर्टिकल यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक है व्हाट इज रिडक्स स्टोर और एक दूसरा आर्टिकल है पूरी तरीके से प्रैक्टिकल, दिस वन, तो व्हाट इज रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट और हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज रिडक्स स्टोर। तो सबसे पहले थ्योरी समझते हैं, राइट, क्या होता है व्हाट इज रिडक्स स्टोर। So this is Redux is a JavaScript library commonly utilized in web development for the management of an application state। तो ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है, एक ऐसी लाइब्रेरी है जो, जैसे मैंने अभी ब्राउजर में बताया, कि इस तरीके से ये स्टेट अपनी बना लेती है, राइट, पूरे स्टोर के अंदर। जैसे टू डू है, इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड है। इन वेब डेवलपमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन स्टेट, यानी कि जितनी भी स्टेट है उसका मैनेजमेंट करने के लिए। इट इज़ फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन कंजक्शन विद पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क सच एज रिएक्ट के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, एंगुलर, व्यू एंड नेक्स्ट जेएस ऑब्वियसली। although it can be utilized with other libraries of the framework as well। ये थ्योरी है, आप खुद पढ़ लेना। मैं सीधा कोर एम बताता हूँ, कोर कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एक्चुअली में स्टेट मैनेजमेंट या रिडक्स स्टोर का यूज क्या है। ओके, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आई होप कि इससे पहले आपने रिएक्ट या जावा स्क्रिप्ट या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस करी होंगी जहां पर आपको डेफिनेटली फंक्शंस का नॉलेज होगा। ओके, तो आई होप कि फंक्शंस का नॉलेज है तो ये बहुत बेटर है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर आप इसको ध्यान से देखो, एक F1 फंक्शन है, एक F2 है, एक F4 है, एक F3 है। तो क्वेश्चन ये है, इसको, ये थ्योरी में पूरा लिखा हुआ है मैंने, राइट, मैं इसको डायरेक्टली समझा देता हूँ कि छोटा सा एग्जांपल, आपको लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का डेफिनेटली आइडिया होगा कि व्हाट इज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर लेट ए इक्वल टू 23 एक लोकल वेरिएबल है, राइट। क्वेश्चन ये है कि अगर इस ए को, इस लोकल वेरिएबल को मुझे पास करना है F4 में, यानी कि F4 अगर इसको यूज करना चाहता है, F4 के अंदर अब इसको यूज कैसे करूंगा। ओके, तो एक वेरिएबल है, इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से होगा। तो ये जो वेरिएबल ए है, इस ए वेरिएबल को मुझे यूज करना है यहाँ पर।
F4 फंक्शन के अंदर। तो हाउ अ लोकल वेरिएबल विच डिक्लेयर्ड इन F1 फंक्शन, उसको मैं F4 में कैसे यूज करूंगा। तो एक तरीका ये है कि मैं, और वैलिडेशन ये है कि इसकी जो हिरार्की है वो इस तरीके से है कि पहले F1 F2 को ही यूज कर सकता है, F2 F3 को, जस्ट लाइक एक हिरार्की होती है कंपोनेंट की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इट मीन्स ये F1 है आपका, उसके बाद मैं F2 में जाऊंगा, राइट, एंड देन F3 एंड देन F4। तो पहले मैं उस लोकल वेरिएबल को F2 में भी पास करूंगा, देन F2 उसको यूज करेगा, देन F3 उस F3 को पास करूंगा, F3 उसको यूज करेगा, एंड F3 के बाद वो F4 में जाएगा एंड देन F4 यूज करेगा। तो इट मींस दिस इज द वन वे डायरेक्शन, यानी कि ये एक डायरेक्शन पर चल रही है हमारी सारी चीजें। तो थिंग इज, इसको थोड़ा अनडू कर देते हैं। Do you really like the way we are passing variable from one function to another? It means आपने पहले F1 से F2 को पास किया, फिर F3 से F4 को पास किया। अगर आपने डेफिनेटली रिएक्ट के बेसिक वीडियोस देखी हैं, आपको बेसिक आइडिया पता है कि कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा पास करते हैं, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रॉप ड्रिलिंग। ओके, तो यहाँ पर जो A है वो एक लोकल वेरिएबल है जिसकी अपनी एक स्टेट है, और उस स्टेट को F4 में यूज करने के लिए मुझे पहले उसको F2 में पास करना पड़ गया, F3 में एंड देन F4 के अंदर। ओके, दिस इज कॉल्ड पासिंग पैरामीटर फंक्शन बाय फंक्शन। तो दिस कॉन्सेप्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रॉप ड्रिलिंग। हम उसको प्रॉप ड्रिलिंग भी कहते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, इमेजिन व्हेन योर एफ फंक्शन हियरार्की ग्रोज, अगर ये फंक्शन बहुत ज्यादा हो गए, राइट, देन पासिंग एंड एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फंक्शंस विल बी कम्पर्सन एंड बोरिंग। डेफिनेटली वो बोरिंग भी हो जाएगा, और उसमें डीबग मैनेज करना और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, और आपकी नंबर ऑफ फाइल्स और हियरार्की बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है, यानी कि अगर मैं इस ए नाम के वेरिएबल को F4 में यूज करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली सोल्यूशन क्या होगा कि लोकल वेरिएबल की जगह मुझे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। तो इसको अगर हम रिएक्ट एंड नेक्स्ट जीएस के अकॉर्डिंग समझे, मैप के अकॉर्डिंग समझे, तो जस्ट लाइक नीचे वाले पिक्चर को देखते हैं। थ्योरी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ओके, तो बिलो पिक्चर की अगर हम बात करें तो वी फुली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू डील्स विद प्रॉप ड्रिलिंग। ओके, एक्चुअली इट इज अ वन वे डायरेक्शन, दिस इज द वन वे डायरेक्शन लॉजिक टू शेयर वेरिएबल स्टेट बिटवीन द कंपोनेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस, ये बेसिक एग्जांपल था, ये कॉमन एग्जांपल था, सो दैट कि सबको समझ में आए। अगर इसको हम कंपोनेंट वाइज देखें, यानी कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस, तो ये एक रिएक्ट की ऐप है। ओके, अब आपके पास दो कंपोनेंट है C1 एंड C2, उसके चाइल्ड कंपोनेंट है C3 C4, और C4 के कंपोनेंट है C1 एंड देन C2 के हैं C5 एंड C5। लेट्स एज्यूम कि C1 में आपने एक x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। ओके, थिंक कि उसको C7 नाम के अगर कंपोनेंट में मुझे यूज करना है, तो वन वे डायरेक्शन क्या चलेगी, यानी कि पहले ये यहां से यहां तक गया, तो C1 से मैं पहले उसको C4 पर पास करूंगा। तो जब मैं पास करने की बात करता हूं तो दैट इज कॉल्ड प्रॉप ड्रिलिंग, यानी कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, बेसिक एग्जांपल में ले रहा हूं, इसके अलावा कोई भी फंक्शंस, कोई भी स्टेट, कोई भी वेरिएबल आप पास कर सकते हो, एंड C4 से मैं उसको C7 में यूज करूंगा, देन x वेरिएबल को C7 प्रिंट कर सकता है और यूज कर सकता है। ओके, तो थिंग इज दैट passing data between components that uses hierarchy of parent child components in one way traffic, it is important। यानी कि आप एक वन वे ट्रैफिक पर डाटा को पास कर रहे हो पेरेंट टू चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड प्रॉप ड्रिलिंग इन रिएक्ट। ये बेसिकली आपको या तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया है, राइट है, रिएक्ट जेएस के अंदर। दिस इज कॉल्ड प्रॉप drilling। Okay, in prop drilling, as components hierarchy grows, it becomes more difficult to passing data among components। Okay, इस पिक्चर को बड़ा करके दिखा दें आपको। कर देते हैं this one, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। In prop drilling, as components hierarchy grows, it becomes more difficult to passing data कंपोनेंट्स। आप भी ऐसा कर सकते हो जब इस साइट पर आप जाओगे। तो आई होप कि आपको जो बेसिक प्रॉब्लम है कि जस्ट लाइक ये ग्लोबल, इसको लोकल वेरिएबल समझ लो, एंड देन उसको C7 में प्रिंट करने के लिए मुझे उसको प्रॉप ड्रिलिंग का यूज करना पड़ गया यहाँ पर, जस्ट लाइक मैंने आपको समझाया था। अब खुद सोचो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। इट मीन्स अगर C7 C5 C6 को भी x नाम का वेरिएबल यूज करना है, तो उसको यहाँ से भी पास करना पड़ जाएगा इस वाले वे से, एंड देन इस वाले वे से।
तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया है, जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, वो है हमारे पास यू नीड ग्लोबल स्टेट वेरिएबल्स। डेफिनेटली यू आर राइट, आपको एक ग्लोबल वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। इट मीन्स क्या ये पॉसिबल है कि कहीं पर यहां पर जाके मैं एक ग्लोबल वेरिएबल्स बना दूं, यानी कि x की वैल्यू 10 कर दूं जैसे ग्लोबल स्टेट, और यही इसी को ये भी यूज करे, इसी को ये भी यूज करे, और इसी को ये भी यूज करे, कुछ ऐसा। तो दैट इज द आंसर ऑफ द अबव प्रॉब्लम। Let's take a very basic idea to understand the logic. When you check below code, you can imagine. तो ये थ्योरी आप खुद पढ़ लेना जो मैंने यहाँ लिखी है, मैं अब आपको यहाँ समझाता हूँ इसका, इसी को रेफरेंस लेते हुए इसका सॉल्यूशन। देखो इस बार क्या किया, ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक लोकल वेरिएबल को मैं एफ दूसरे वाले में यूज करूं, पॉसिबल नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी लिंक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं वेरिएबल को ग्लोबल बना दूं, तो ये जो है ए नाम का वेरिएबल, इस बार क्या कर दिया हमने, ग्लोबल बना लिया। और कोई भी वेरिएबल जो ग्लोबल होता है उसको कोई भी फंक्शन उस प्रोग्राम के अंदर का फंक्शन यूज कर सकता है। दिस इज राइट एंड दिस इज राइट, दिस इज द सॉल्यूशन। अगर आप ये समझ गए तो आप ये समझ लो कि जो रिडक्स है, इन रिडक्स जो लाइब्रेरी है, व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, एंगुलर एंड अदर क्लाइंट साइड प्रोग्राम, उनके लिए हमको एक ग्लोबल स्टेट मिल जाती है, ग्लोबल स्टोर मिल जाता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको और ज्यादा बेटर समझने के लिए लेट्स डू। और ये कैसे अचीव करेंगे हम, ये चीज कैसे अचीव करेंगे, बात करते हैं हम रिएक्ट एंड नेक्स्ट.जेएस के अंदर इस ग्लोबल स्टेट को, ग्लोबल वेरिएबल को बनाने के लिए क्या हमारे पास फंडा है। तो हाउ कैन वी अचीव ग्लोबल स्टेट व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन लाइक रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास, राइट। आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का भी यूज कर सकते हो और आप रिडक्स स्टोर का भी यूज कर सकते हो। तो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट रिडक्स स्टोर। तो मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बात नहीं करूंगा। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है एंड समबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वो कमेंट कर सकता है, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। तो आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ रिडक्स स्टोर। ओके, तो अब इसको समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। देखो अब इस वाले को कंपेयर करो इस वाले से। रिडक्स स्टोर ने देखो क्या करा। रिडक्स स्टोर इज नथिंग, इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो एज ए प्रोवाइडर काम करता है नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट के अंदर। स्टोर कीप्स द ग्लोबल स्टेट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स फॉर द ऐप। इट मींस जितने भी कंपोनेंट आप अपने रिएक्ट के, नेक्स्ट.जेएस के अंदर बनाते हो, उसके लिए आप समझ लो एक हार्ड डिस्क समझ लो इसको तुम, एक क्लाउड स्पेस समझ लो, एक डाटाबेस समझ लो, कुछ भी आप इसको समझ सकते हो। जो ब्राउजर साइड है, जो ब्राउजर साइड है, वहाँ पे आपकी स्टेट स्टोर हो जाती है। जस्ट लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग पर बताया, देख रहे हो जो एक्सटेंशन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एक्सटेंशन है रिडक्स स्टेट, तो ये बता रहा है। इसका स्टोर भी मैं आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छे डायग्राम के अकॉर्डिंग। इतनी सारी देखो इसने स्टोर बना रखी है, हियरार्की आपको मैं दिखाऊं अगर इसका ट्री व्यू, जस्ट मिनट, चार्ट लाइक दिस वन, ये दिखाना चाह रहा था। स्टेट, ये देखो आ गया स्टेट, टू डू लिस्ट, टू डू, और ये देखो ये पूरा हियरार्की आपकी स्टेट की बना देगा ब्राउजर साइट। उसी की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। एक स्टोर बन गया। अब देखो एक्स का वेरिएबल मैंने एक स्टोर में डाल दिया, राइट। नेक्स्ट.जेएस के लिए ये स्टोर प्रोवाइडर का काम कर रहा है, यानी कि हम इसको जब प्रैक्टिकल लेके चलेंगे तो इसका यूज करेंगे। ओके, अब देखो हमने क्या किया, C1, C2, C3, C4 में प्रॉप ड्रिलिंग नहीं कर रहे, यहां पर हम क्या कर रहे थे, प्रॉप ड्रिलिंग। C1 से C2 4 में पास किया, C4 से C7 में। अब हमने क्या किया, एक स्टोर बना दिया। उसका फायदा ये मिला कि C1 को व्हेन द C1 डिमांड्स एक्स वेरिएबल, ये डायरेक्टली स्टोर से कॉल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक, मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली। एंड C2 को जब जरूरत है वो स्टोर से यूज कर लेगा, सेम विद C4 एंड C3, राइट। तो आई गैस ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा मेन फंडा है स्टोर का वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स बनाना आप स्टोर के ऐप के सारे कंपोनेंट्स के लिए, सो दैट कि जब भी हमें जरूरत पड़े हम उसका यूज कर सकते हैं। तो एनी कंपोनेंट ऑफ द ऐप, नेस्टेड और नॉट, कैन एक्सेस स्टोर डाटा एंड अवॉइड प्रॉप ड्रिलिंग। ये आपका मेन बेनिफिट है। ओके, तो रिडक्स क्या कर रहा है, अगर मैं दोबारा से इसको कंक्लूड करूं, रिवीजन करूं, तो रिडक्स स्टोर एक्ट्स एज ए स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइडर फॉर रिएक्ट ऐप। इट स्टोर्स वेरिएबल्स as global scope, so all the components can access them. As you can see, x variable can be accessed by C1, C2 without prop trailing. Okay, अब ये तो देखिए थ्योरी, राइट। तो ये जो आर्टिकल मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप यहाँ से थ्योरेटिकल समझ सकते हो।
जितनी बार भी आप जाओ यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल बात करें कि एक्चुअली में इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो वो कमांड कौन सी है, वो पिलर कौन सी है, लॉजिक कौन सी है जो हमें स्टोर की बात करते हैं, तो वो हमारे पास है दिस वन, थ्री मेन पिलर्स ऑफ रिडक्स। ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट डू मीन बाय रिड्यूसर, व्हाट डू मीन बाय एक्शंस एंड व्हाट डू मीन बाय यूज सिलेक्टर। इन तीन का यूज करके हम इसको अचीव करेंगे, इस स्टोर के कॉन्सेप्ट को हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो अब इस डायग्राम पर भी हम बात कर लेते हैं। इसको भी मैं एक नए टैब में ओपन कर देता हूँ सो दैट थोड़ा सही तरीके से समझ में आए। देखो, रिडक्स स्टोर ये आपका कंपोनेंट है, यानी कि जो मैं बात कर रहा था दिस वन, ये आपका कंपोनेंट यानी कि ये रिएक्ट की ऐप है। अब इसके अंदर से जैसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ऑन क्लिक पर आप किसी का कलर चेंज कर दो, ऑन क्लिक पर दो नंबर को सम करो, तो आप कोई फंक्शन कॉल करते हो। तो एक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई कमांड दी, ऑन क्लिक या कोई भी एक एक्शन परफॉर्म किया, यहाँ की बात हो रही है, यानी कि कंपोनेंट से वो एक्शन में गया। और कहीं ना कहीं हम अपने कुछ रिड्यूसर बनाते हैं। रिड्यूसर क्या है? रिड्यूसर प्योर फंक्शंस हैं, यानी कि ये आपके प्योर फंक्शंस हैं जो एक्शंस को मैनेज करते हैं, राइट। ये एक्शंस को मैनेज करेंगे और रिड्यूसर का काम होता है कि स्टोर के अंदर जितना भी अपडेट होता है, डिलीट होता है, वो इसके थ्रू हो रहा है। तो रिडक्स इज बेसिकली अ स्टोर विच कीप्स द स्टेट स्कोप ऑफ वेरिएबल्स globally so that all components of your app can access those state as per requirement। और हाँ, हमारे कंपोनेंट को ये कैसे पता चलेगा कि स्टोर के अंदर क्या है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे ये टू डू को एक्सेस करना है, तो वो एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है आपका यूज सेलेक्टर। हम इसकी बात, व्हाट डू मीन बाय यूज सेलेक्टर? यूज सेलेक्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से मैं स्टोर से डाटा को एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिड्यूसर एक्शन कंपोनेंट। तो आपको एक बेसिक आइडिया तो 100% लग चुका होगा कि एग्जैक्टली एक रिडक्स स्टोर हमारे लिए क्या काम कर रहा है, राइट। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो डेफिनेटली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। हाँ, अब की टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये आप थ्योरी में पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा मैं थ्योरी नहीं लूँगा। इन सारे टर्म्स को समझना है तो आप यहाँ समझ लो, अदरवाइज प्रैक्टिकली मैं समझाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों यूज़ करना चाहिए यूज रिडक्स, ये भी मैंने आपको अंडरस्टैंड कर दिया, लेकिन अगर और पॉइंट्स पर आप बात करना चाहते हो तो आप इन सारे पॉइंट्स को वन बाई अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो इन समरी, रिडक्स offers an organized and robust approach to state management in React application. It brings advantages such as the centralized state control, predictable data flow, and improved scalability. पता नहीं आपको ये ब्ला ब्ला समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आई एम श्योर कि प्रैक्टिकल देखने के बाद अगर आपने ये ऐप समझ ली कि मैंने कैसे बनाया, आपने समझ लिया कि यहाँ डाटा ये टाइप क्या होती है, कैसे आ रहे हैं, तो आपको ये पूरी के पूरे आर्टिकल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो इसी के राइट पर से जा सकते हो या मेन पेज में जाके, ये तो थी थ्योरी। अब कैसे आपको अपना प्रैक्टिकल करना है, तो उसके लिए है हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज रिडक्स स्टोर। इसके लिए मैंने आर्टिकल अलग लिखा हुआ, ये देखो, हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज रिडक्स स्टोर इन रिएक्ट। आपको इस पर क्लिक करना है। ये बनाने के देखो पीछे से रीजन ये है कि हो सकता है कि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आए कि क्या चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जाके आप उन कमांड्स को देख भी सकते हो कि कैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं, हम कौन कौन से पैकेजेस हैं जो रिडक्स स्टोर को लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सबको इस आर्टिकल में एक्सप्लेन करूँगा, और लेकिन इस बार विद प्रैक्टिकल। ओके ओके गाइस, तो इस वाले आर्टिकल पर आपको सारी कमांड्स मिलेंगी, सारे पैकेजेस मिलेंगे कि किस तरीके से आपको रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल करनी है, राइट। तो देखो, इस ट्यूटोरियल को, आर्टिकल को बनाने के पीछे रीजन मेरा ये था कि आपको एक ही जगह के एक ही प्लेस में सारी चीज़ें मिल जाए, आपको अलग अलग नहीं जाना पड़े। ओके, राइट। नहीं तो मैं पहले ऑफिशियल वेबसाइट खोलूँ, फिर दूसरी वेबसाइट पर कमांड कॉपी करूँ, तो अच्छा यहीं से हो जाएगा। लेकिन हाँ, द मेन थिंग इज दैट, अगेन आई एम रिपीटिंग कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू दिस प्रैक्टिकल, कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज है तो ये आर्टिकल आपके लिए है। रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस का बेसिक फंडा और एंगुलर और व्यू, इनमें से कुछ भी अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ये वीडियो, ये आर्टिकल आपके लिए है। और आपको नोड का, npm एंड npx का डेफिनेटली यूज़ पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियोज़ देखो जहाँ पर आपको इनका नॉलेज मिल सके। ओके, so in this tutorial I'm going to take practical example of to do app to understand Redux store। तो
तो देखो, ये मेरा मानना हमेशा से था कि अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हो तो थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो प्रैक्टिकल में जोड़ दो और जितना भी आर्टिकल है आपको डेफिनेटली बाद में समझ में आना ही आना है। तो दो ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा आपका, एक स्टोर में मैं ऐड करूंगा और एक स्टेट में मैनेज करूंगा रिमूव करने की, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर मेरी दो स्टेट चल रही हैं, राइट, ट्री फॉर्मेट में। और इस पर क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से चलते हैं। ये देखो टू डू ऐप, ये जो थर्ड और ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसको दोबारा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला है इसका आउटपुट जो आपको मिलेगा, और ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि इस टाइप का आउटपुट आपको मिलने वाला है। इसमें आप रिमूव भी कर सकते हो। एंड अब चलो प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा ये सारे काम। आई होप कि आप सब पहले कर चुके हो। तो रिएक्ट की ऐप को बनाने के लिए अगेन कमांड npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest, और आप कहीं पर भी अपने प्रोजेक्ट पर एक फोल्डर बना सकते हो, जैसे कहीं पर भी सी ड्राइव कहीं पर भी बना लो। और नेक्स्ट.js का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, और यहीं पर आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर सकते हो। आप कोई सा भी एडिटर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं VS कोड प्रीफर करता हूं तो इसको लेके चल रहा हूँ। ओके, तो आपका यहाँ पर देखो इस फोल्डर में आ गए हो। इसी का टर्मिनल आप नीचे यूज कर सकते हो, ओके, इसको बनाने के लिए। एंड देन पहली जो कमांड है वो हमारे पास है, याद तो मुझे नहीं रहता है, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों की एक चीट लिस्ट बना सकते हो, आप इसको कहीं रख सकते हो। ओके, हाँ, आप इस पूरी साइट में से कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं मंत्रा को वहां टैग कर देना कि आपने वहां से कंटेंट लिया है। इट इज टोटली फ्री। ओके, तो npx एक कमांड है हमारे पास है, npx करना है क्रिएट एंड देन क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, लेटेस्ट लेना है ले, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। ये मैं बहुत सारे पीछे के जितने भी नेक्स्ट.js के ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ओके, तो इस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप इसके थ्रू यू कैन इंस्टॉल रिएक्ट ऐप इन योर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि डेमो प्रोडक्ट्स स्टोर। आप इसके अलावा कुछ भी नाम रख सकते हो। ये पूछ रहा है कि आप टाइप स्क्रिप्ट में काम करोगे, अगर टाइप स्क्रिप्ट डिफॉल्ट लैंग्वेज है आपको पता है नेक्स्ट.js की, अदरवाइज टाइप अगर नहीं आती है तो आप इसको नो करो और बाय डिफॉल्ट फिर JS में जाओगे आप। यस यस, हाँ, टेल, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टेलविंड का है तो डेफिनेटली मैं टेलविंड यूज करूंगा। यस, हाँ, SRC डायरेक्टरी बनाना चाहती हो या नहीं बनाना चाहती हो। ओके, तो इसका देखो एक फर्क है। आपको पता है कि रिएक्ट के जो पहले के प्रोजेक्ट होते थे उसमें SRC डायरेक्टरी थी, लेकिन अब जो हमारे पर नेक्स्ट.js में ऑप्शनल हो गया है, आप SRC डायरेक्टरी रखना चाहो रखो, अदरवाइज नहीं। तो फिलहाल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके ऊपर है, आप मत लो। ऐप राउटर डेफिनेटली, क्योंकि ऐप राउटर ही सब नेक्स्ट.js स्टार्टिंग में सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट था, राइट, और सरप्राइज था, वो यही था, तो इसको डेफिनेटली लेके चलूंगा। यस कर देते हैं, इम्पोर्ट एलियस को भी, इम्पोर्ट एलियस को यस। अब ये इंस्टॉल हो जाएगी आपकी ऐप, तो यहाँ पर आपका एक फोल्डर बन के आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेमो रिएक्ट स्टोर। ये कुछ टाइम लेगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतना करने पर आपने नेक्स्ट.js की ऐप को रन करा दिया है, राइट। लेकिन ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, चाहे आप रिएक्ट की बात करूं चाहे मैं नेक्स्ट.js की बात कर दूं, ये जो दो है बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल्ड नहीं होते हैं। यानी कि जो रिडक्स है वो नेक्स्ट.js के अंदर, रिएक्ट के जेएस के अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है। इस लाइब्रेरी को आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस पैकेज का नाम है @redux.js टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स। ये दो आपके पास लाइब्रेरीज हैं। ओके, तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड हो जाता है तो हम इस पर आएंगे, और उसको करने के बाद जब आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो आपका प्रोजेक्ट में जो package.json फाइल है वो ऐसी होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो आपका SRC के अंदर ऐप नाम का एक फोल्डर आ गया, राइट। एक लेआउट फाइल, स्पेशल फाइल कौन कौन सी होती है, लेआउट और पेज एंड देन बट। इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, अगर यू वांट टू लर्न आप मेरे पहले वाले वीडियोस को चेकआउट कर लो, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो आप देख लेते हैं, ये आपकी नेक्स्ट.js की ऐप देखो यहाँ पे स्टोर हो गई, ये पूरा प्रोजेक्ट आ गया। एक काम करते हैं, ये दो फोल्डर हो गए हैं, तो हम इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं डेमो, क्योंकि मैंने नाम दिया था, और कोड स्टार का मतलब होगा, डॉट का मतलब
VS कोड पर इस वाली डायरेक्टरी पर VS कोड ओपन होकर आ जाएगा, तो पीछे वाले को मैं बंद कर रहा हूँ। तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल अगर आप ध्यान से देखो 13.4 जब मैं इंस्टॉल कर रहा था इसका वर्जन ये है। देखो राइट पर आपका सोर्स के अंदर देखो ऐप आ गया और देन पब्लिक एंड दिस वन, ठीक है। ये मेरा बाद का प्रोजेक्ट है, इसमें इसको रिडक्स आपको फोल्डर दिख रहा है, अदरवाइज इसमें आपको नहीं दिखेगा। और ये चीज़ तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप अगर इतना आप कर चुके हो तो डेफिनेटली आपने इंस्टॉल तो कर लिया है नेक्स्ट जेएस की ऐप को। अब रिएक्ट की रिडक्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा इसको रन करके देख लें। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपका मैं आपको दिखा दूं कि 3000 पर रन कर रहा है, तो मैं अगर कभी भी अपने पोर्ट को बदलना चाहते हो तो आपको सिंपल क्या करना है, देव के आगे यहाँ पर माइनस माइनस पोर्ट और 3005 कर देते हैं, कंट्रोल एस। और अब मैं जब इस ऐप को रन कराऊंगा npm तो ये 3005 पर रन होगा, ओके, बाय डिफॉल्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे मैं इस पर ये वाला जो बनाएंगे टेलविंड की हेल्प से वो कैसे बनाना है हमें। देखो 3005 में रन हो रहा है, इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको बंद कर दूँ, ये सब मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर आते हैं और देन इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 में स्टार्ट हो रहा है, ओके। इतना करने के बाद अगर आपका ये यहाँ पर रन हो जाता है तो हम नेक्स्ट पैकेज लेके चलेंगे npm installed @react.js toolkit एंड देन npm installed react। तो आप यहाँ पर चाहो तो दूसरा टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो सेम प्रोजेक्ट में। तो रन हो रहा है और यहाँ आपको पता है कि इसका जो मेन फाइल होगी लेआउट वाली वो रन होगी, और उसके अंदर अगर हम जो डिफ़ॉल्ट उसका यूआई है उसको बदल के हमें ये वाला डिज़ाइन बनाना है विद हेल्प ऑफ टेलविंड। ये देखो, तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि ये डिफ़ॉल्ट पेज है नेक्स्ट जीएस का, और इसको चेंज करके हमें ये वाले पेज को बनाना है, ओके। और देखो ये 3005 पर ही आपकी ऐप रन भी हो गई है। तो आई होप की रिडक्स जेएस टूल की आपको npm लगाना है। आई होप कि दोनों का फ़र्क आपको पता होगा, ओके। तो मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एक रिमूव का बटन, नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर एक ऐड चाहिए, इनवैलिड पैकेज नेम। तो वही मैं बोल रहा था ना कुछ गलत हो ही जाता है। @redux jx / टूल किट है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिएक्ट रिडक्स, इसका पैकेज डॉट जेसन फाइल पर हम देख लें क्या क्या जा रहा है इसके अंदर, ओके। देखो ये हो गई और यहाँ पर ये आ भी गई होगी, राइट। और दूसरा हमारे पास है रिएक्ट रिडक्स, ओके। तो स्टोर को समझने के लिए इतने पैकेज ज़रूरी हैं, इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब मैं एक फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क बता दूं, अगर ये रिएक्ट की ऐप होती है, अगर नेक्स्ट जीएस की नहीं होती, ये देखो इंस्टॉल हो चुका है और मेरा पहले वाले में ये यहाँ पर रन हो रहा है, तो रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो फ़र्क क्या है इसका, मैं फ़र्क बता दूं, इतना ध्यान रखना है बस आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर जो ये पेज है ये डिफ़ॉल्ट आपकी होम फाइल होती है और लेआउट आपका ये होता है रूट लेआउट, एंड देन इसके अंदर आपका बॉडी और देन चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें होंगी। तो फर्क ये होगा कि ये आपके सर्वर कंपोनेंट है, ये लेआउट एंड पेज डॉट जीएस के अंदर। अगर मैं यहाँ पर कोई भी रिडक्स को या रिडक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि रिडक्स एक्चुअली में आपका क्लाइंट साइड कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसको सर्वर साइड यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर अगर मुझे कुछ भी रिडक्स अकॉर्डिंग जो उसका रैप होता है, रिडक्स को पूरे ऐप में रैप करना पड़ता है, वो मैं यहाँ नहीं करूँगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हम उसी में आ जाते हैं। इतना करने के बाद ये सब हो गया, आपकी ऐप भी रन हो गई है, ओके। तो ये फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ कि 13 वर्जन में SRC फोल्डर को सेलेक्ट करना ना करना आपके हाथ पर है। और ये बात भी मैंने बता दी कि ऑल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जीएस बाय डिफॉल्ट वो क्लाइंट साइड होते हैं, यही मैं फर्क बताने वाला था आपको, एंड नेक्स्ट जीएस में वो सर्वर साइड है। इसकी वजह से और कंपोनेंट के साइड के अंदर कभी भी आप क्लाइंट यूज मत करना सर्वर साइड कंपोनेंट में, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, अगर हम पूरा प्रैक्टिकल करें 1 by 1,
तो सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं रिडक्स का रूट ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे slide.js। तो इसको बंद कर देते हैं। अब प्रैक्टिकल में ही मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा वन बाय वन। एक फोल्डर बना लेते हैं रिडक्स का, और उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं slides.js। ओके, RAC आपको पता है कि ये आपका ऑटो है, ऑटो हेल्प आ जाती है हमारी उस पर्टिकुलर RAFCE। तो देखो ये मेरा अपने आप ऑटोमेटिकली एक पैकेज एक कंपोनेंट डिजाइन हो गया है। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, तो इसमें करना क्या है, इसमें ये वाला कोड आपको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन मैं इसको वन बाय वन आपको पहले समझा भी दूँ। एक्चुअली में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो क्रिएट स्लाइस कमांड है रिडक्स टूल किट के अंदर, अगर हम पुरानी बात करें जहाँ पर हम आपका क्रिएट स्टोर करते थे और रिएक्ट रिडक्स का यूज करते थे, उसकी जगह पर ये एडवांसमेंट आ चुका है रिडक्स टूल किट के अंदर। और मैं पुराने एग्जांपल ना लेके मैं न्यू एग्जांपल लूंगा, सो दैट कि आपको स्लाइस का मतलब क्लियर हो सकेगी, एक्चुअली स्लाइस की क्या मीनिंग होती है। ओके, और मैंने एग्जांपल में भी सब कुछ समझा रखा है। तो अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप रिडक्स स्टोर यूज कर रहे हो और क्लाइंट साइड अगर हम बात करें, तो आपको यूज क्लाइंट नेक्स्ट जेएस की ऐप में यूज क्लाइंट लिखना आपके लिए कंपलसरी होगा, ये ध्यान में रखो ये चीज। और हम जो पैकेज यूज कर रहे हैं वो रिडक्स जेएस टूल किट यूज करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर हम कर देते हैं यूज क्लाइंट। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों यूज कर रहा हूँ ये मेरे पहले के वीडियोस में भी आप जाके चेक कर सकते हो। और हमें इंपोर्ट करना है क्रिएट स्लाइस, देखो अपने आप आ गया फ्रॉम रिडक्स किट। तो क्रिएट स्लाइस इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट स्टेट इन रिडक्स स्टोर। ये देखो यहाँ पर जो स्टेट बन के आती हैं, ये वाली जो बन के आएंगी, इन सब के लिए मेरे लिए ये स्लाइस क्रिएट स्लाइस इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, एक अपना स्लाइस बनाएंगे क्रिएट स्लाइस। देखो मैंने यहाँ पर ना लोकेशन स्लाइस का एग्जांपल लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ, तो पूरा एग्जांपल लेते हैं ना। ओके, तो अब यहाँ पर आप जैसे मैंने लिया है एग्जांपल आपका लोकेशन स्लाइस, तो इसको मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट टू डू स्लाइस। ओके, और यहाँ आपको करना है ऑब्जेक्ट बनाना है आपका क्रिएट स्लाइस का, लाइक दिस ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो क्रिएट स्लाइस मेरे पास फंक्शन है, उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, तो इसका मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको पहले क्लियर कर दूं आगे जाने से पहले, जो मेरे को उसी आर्टिकल में मिलेगा। यानी कि इस कोड को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको पहले, अदरवाइज आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। देखो जब भी हम किसी स्टेट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ग्लोबल वेरिएबल का पहले एग्जाम्पल दिया था, तो क्या है स्टेट, मतलब अगर हम स्टोर के अकॉर्डिंग बात करें, तो आप ध्यान से दें तो पहले इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और एक्चुअली में जो हम स्टेट बनाते हैं उसका क्या मतलब है। ओके, तो इसी के नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। डोंट वरी इफ यू फील अवर कोड कॉम्प्लिकेटेड, इफ यू बेसिक आइडिया अबाउट द जावास्क्रिप्ट एंड React.js, आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अवर कोड। ओके, तो क्या है क्रिएट स्लाइस एक्चुअली में क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अगर इसकी वेबसाइट पर आप जाओगे तो आप वहाँ पर पढ़ोगे क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन है, जैसे मैं आपको यहाँ बता भी रहा था कि एक फंक्शन है, देखो ये पूरा का पूरा, राइट, that accept an initial state and object of reducer of functions and a slice name. This is very important and automatically generate action creators. ये action creators क्या है, ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। फिर लेफ्ट में ये एक्चुअली मैं कुछ एग्जांपल ही लेता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ डालता हूँ। देखो फर्स्ट डाला और इसको मैंने ऐड कर दिया, सेकंड डाला मैंने इसको स्टेट में एंड कर दिया, तो अब हमारे पास जहाँ स्टेट में डिफाइन हो गया होगा, ये देखो आ गए। तो अब लेफ्ट में देखो यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हो तुम, ये चीज टू डू टास्क सेव, टू टास्क सेव, और यहाँ पर ये बन के आ गया। तो और ये टू डू लिस्ट, तो ये जो आ रहे हैं टू डू टास्क सेव, टू डू टास्क सेव, ये कैसे बन के आ रही है, इसको ऑटोमेटिकली बना दिया। किसने बना दिया इसको ऑटोमेटिकली, ये चीज मैंने यहाँ पर करी है। and automatically generate action creators and action types, इन टाइप्स के बेसिस में कि आप
एक्चुअली में सेव कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो। डिलीट भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा तो देखो स्टेट में क्या आ गया, डिलीट आ गया। तो टाइप क्या हो गया, टास्क में रिमूव किया, टास्क में सेव किया। तो दिस इज कॉल्ड आपका एक्शन टाइप्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू द रिड्यूसर एंड स्टेट। ओके, तो इस ब्ला ब्ला को और अच्छा समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपल, अगर आपने इससे पहले कभी कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और स्पेशली आपका एरे वेरिएबल, तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक ही वेरिएबल है और इसको आपने एरे बना दिया, और बाय डिफॉल्ट एरे की इनिशियल स्टेट क्या है, देखो इससे आप रिलेट कर पाओगे। स्टार्टिंग आपने इसकी वैल्यू क्या रखी, ब्लैंक एरे रखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक फंक्शन दैट एक्सेप्ट इनिशियल स्टेट, वो इनिशियल स्टेट लेता है, राइट, दिस इज इनिशियल स्टेट। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसर फंक्शंस एंड ए स्लाइस नेम, और स्लाइस नेम क्या है, देखो ये दिस, ये नाम क्या है, नाम ये आपने रख तो दिया है, टू डू टास्क, ये एक नाम हो गया क्योंकि वेरिएबल का एक नाम होता है। अब इस पर्टिकुलर टू डू टास्क में आप क्या करोगे, कुछ ऑपरेशंस करोगे, तो उन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं एक्शंस। इनकी हम बात कर रहे हैं, इनको हम बोलेंगे एक्शंस। आपने सेव किया या आपने रिमूव किया, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर एडिट करा, आपने फर्स्ट टास्क, सेकंड टास्क, थर्ड टास्क, और रिमूव करने का मतलब उसकी आपने स्टेट ब्लैंक कर दी। ओके, तो यही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। एंड यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएट स्लाइस। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएट स्लाइस के अंदर, इस फंक्शन का मैं जो यूज करने जा रहा हूँ अपने रिएक्ट में या नेक्स्ट जेएस के ऐप के अंदर में, तो इसकी ब्यूटी ये है कि पहले आपको पता होगा कि आप अपने एक्शंस के लिए, अपने रिड्यूसर्स के लिए अलग अलग फाइल बनाते थे, अब सारा काम एक ही फाइल के अंदर हो गया है। ओके, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएट स्लाइस, यानी कि रिडक्स टूल किट। और ये किस में मिला है मुझे, रिडक्स टूल किट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रिडक्स टूल किट ने मेरी कितनी हेल्प करी, राइट, दैट यू डोंट हैव टू क्रिएट टाइप्स एंड कांस्टेंट as you used to do before Redux Toolkit। आपको पता होगा कि आप पहले अलग अलग चीजें बनाते थे इन डिफरेंट फाइल्स। ड्यू टू स्लाइड्स ऑफ Redux Toolkit यू कैन मैनेज रिड्यूसर एक्शन एंड कांस्टेंट इन एक ही फाइल पर आ गया। रिड्यूसर्स क्या है एक्चुअली में, आर एक्चुअली प्योर फंक्शंस which manage actions in the form of object and they interact with Redux store to update it। okay, तो देखो इतने एग्जांपल से आपको ये तो समझ में आ गया कि इनिशियल स्टेट क्या होती है। किसी भी वेरिएबल का एक नाम दिया जाता है जिसको मैं एक स्लाइस नेम बोल रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो ये सारा का सारा काम हम एक्चुअली में क्रिएट स्लाइस के अंदर डिफाइन करते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्टेट मैनेजमेंट, दैट इज द Redux स्टोर। इसको कह सकते हो ये सिंटैक्स है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, तो बेसिकली बहुत डेप्थ में अगर मैं बात करूं और बहुत बेसिक में बात करूं, तो एक्चुअली में कुछ नहीं है, आप एक वेरिएबल बना रहे हो, वो वेरिएबल एक स्पेशल वेरिएबल हो सकता है एरिया टाइप का, राइट, उसकी स्टेट को आप मैनेज कर रहे हो। स्टेट मैनेज करने का क्या मतलब ये होता है कि या तो उसके ऊपर आप तुम कुछ ऐड करोगे, कुछ एक्शंस परफॉर्म करोगे, वो ऐड हो सकता है या रिमूव हो सकता है या अपडेट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम डाटाबेस की बात करें तो वो इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप ज़्यादा सही तरीके से समझ पाओगे, मतलब इस लॉजिक को। तो मैंने यहाँ पर इतना तो बना दिया है, तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर पहला इसका एक नाम रख देते हैं। ये नेम क्या है, जो ये नेम आ रहा है इसको मैं यहाँ दिखा दूँ, ये है वो नाम, देखो टू डू टास्क। तो जो भी आप यहाँ नाम रखोगे वो याद रखना वो उस पर्टिकुलर स्लाइस का, वो उस स्टेट का एक ग्लोबली नेम है, और उसके अंदर इस नेम के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप एक एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हो, सेव कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। ये सारी चीजें पहले आप अलग अलग करते थे, वो सारी चीजें एक ही जगह पर आ गई, और उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, ब्लैंक है। ये आप यहाँ देख सकते हो, अभी तो मैंने उसमें फर्स्ट डाल दिया था। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको करोगे तो ये स्टेट आपको ब्लैंक मिलेगी। इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ ना एक बार आपको, इसको ब्लैंक ही कर देता हूँ। ओके, अब देखो जरा, ये देखो, इसकी मैं बात कर रहा था चार्ट में, ये देख रहे हो, ये ब्लैंक हो गया, ये देखो ब्लैंक स्टेट, दैट इज, इसकी ही हम बात कर रहे थे। हमने जो एग्जांपल लिया है इसमें क्या रखा है, ये ब्लैंक स्टेट है इसकी। ओके, अब रिड्यूसर क्या है, जरा इसको बात समझते हैं। रिड्यूसर हम क्यों बनाते हैं, देखो रिड्यूसर का जो मेन फंडा है, मैं इस आर्टिकल को भी एक बार दोबारा निकाल लेता हूँ जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था इस साइट पर, ताकि ये चीज़ आपकी समझ में और सही तरीके से आ सके। ओके, तो इस रिड्यूसर की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया था, यहाँ पर ये रिड्यूसर एक्चुअली में देखो क्या कर रहा है। ये रिड्यूसर रेस्पॉन्सिबल है स्टोर से इंटरेक्ट करने के लिए, और ये रिड्यूसर रेस्पॉन्सिबल है एक्शन से इंटरेक्ट करने के लिए। एक्शंस क्या है मेरे, सेव, ये जो मैं सेव बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो सेव है, ये रिमूव है, ये मेरे एक्शंस हैं। इनको
इनको कौन मैनेज कर रहा है? रिड्यूसर मैनेज कर रहा है। और रिड्यूसर अपने आप में क्या है? ये प्योर फंक्शंस ही हैं जो इन एक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके फॉर्मेट में संभाल रहा है, राइट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम अपने उसके अंदर? तो हम यहाँ पर एक नाम ले लेते हैं। सबसे पहले एक नेम डिफाइन करते हैं। टू टास्क, ये नाम अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हो। सपोज किसी डाटाबेस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का, तो आप उसको प्रोडक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। तो टू डू टास्क हो गया। अब इसकी इनिशियल स्टेट क्या है? तो इसकी इनिशियल स्टेट आपको बतानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट में है, ये ध्यान में रखोगे आप, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपने बोला देखो कुछ इनिशियल्स कुछ भी हो सकती है, कितनी भी वेरिएबल हो सकती है, मल्टीपल वेरिएबल्स। तो अभी मैं टू डू लेके चल रहा हूँ कि एक टू डू नाम का एक वेरिएबल होगा। जैसे टू डू के अंदर क्या होंगे? मेरे सारे टास्क मैं परफॉर्म करूंगा, ये मेरी स्टेट कहलाएगी। इसको मैं यहाँ दोबारा दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो दिस वन, ये मेरी मेन स्टेट है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे परफॉर्म एक्शंस करेंगे। ओके, तो यही लेते हैं। एक्शन फॉलो आना था यहाँ पर। ओके, ये तो हो गया पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा नेम हो गया, जो उसके अंदर के जो कंपोनेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और इसके इनिशियल स्टेट में प्रॉपर्टी। नेम हो गया, इनिशियल स्टेट हो गया। थर्ड आपका आ जाता है रिड्यूसर। तो रिड्यूसर एक्चुअली में क्या है? अगर ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर बंद हुआ, इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट गया और ये एक ऑब्जेक्ट गया। तो इसकी रिड्यूसर के अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? रिड्यूसर के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं मल्टीपल एक्शंस। ये एक्शंस बता रहे हैं हम लोग, ये जो है कि कौन कौन से एक्शंस वो मैनेज करेगा। तो रिड्यूसर्स कॉलोन और एक ऑब्जेक्ट। ओके, और इसके अंदर सबसे पहले आपने बता दिया मुझे सेव एक एक्शन है, ये इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर जाएंगे और एक होगा स्टेट, ये डिफॉल्ट कीवर्ड है, ध्यान में रखना, और एक होगा PARM पारम। देखो इसका क्या मतलब है कि जो ये है ना टू डू के अंदर, इसमें क्या ऑपरेशंस होंगे इसमें। अब सपोज मैं कुछ ऐड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने डाला फर्स्ट, तो ये फर्स्ट मेरे लिए क्या हो गया? पैरामीटर हो गया। ये फर्स्ट पैरामीटर ऐड कहाँ पर हुआ? स्टेट पर ऐड हुआ। ये देखो, ये फर्स्ट पैरामीटर मेरा किसमें हुआ? ये स्टेट मेरी अपडेट हो गई, जो यहाँ पर बता रहा है स्टेट अपडेट हो गई। तो इसी की बात हो रही है, दो पैरामीटर पास होते हैं। परम का मतलब पैरामीटर, स्टेट का मतलब कि इस टू डू के अंदर आपने कोई चीज इंसर्ट करी है, रिमूव करी है, क्या करी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो आई गेस ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब उसके अंदर आपको क्या परफॉर्म करना है, तो अब इस चीज को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। मेरे ऑपरेटर बताइए आप। ओके, तो सेव करने का क्या मतलब होगा कि इस वाली स्टेट के अंदर, टू डू ऐप के अंदर, टू डू स्टेट के अंदर उसको एक्सेस करने का तरीका क्या होगा? STAT स्टेट डॉट टू डू, इसकी हम बात करें। इक्वल टू क्या होगा कि जो भी पैरामीटर मैं ऊपर से लेके आऊंगा, राइट, उसको मैं इस पर्टिकुलर एरे के अंदर ऐड कर दूंगा। और ये आपको थ्री डॉट का मतलब आपको पता है कि किसी भी एरे के अंदर किसी चीज को मुझे अगर ऐड करना है तो हम इस चीज का यूज करते हैं। ओके, तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। कॉन्स्ट पेलोड, पेलोड का मतलब आई होप कि आपको क्लियर होगा, अदरवाइज मैं अभी आपको डीबग करके भी बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और देन इस पर मैंने आपको एक एरे बनाया और मैंने आपको 3 डॉट लगाए, और यहाँ पर जाके हमने डॉट 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 स्टेट डॉट टू डू के अंदर कॉमा पेलोड डाल दिया। राइट, इसको मैं समझाऊंगा कि क्या इसकी मीनिंग है। मैं दूसरा ऑपरेशन पर, तो पहला एक्शन क्लियर कि जो भी पैरामीटर आएगा वो स्टेट के अंदर हम ऐड कर दे रहे हैं उसको, इस वेरिएबल के अंदर, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, टू डू के अंदर हम ऐड कर रहे हैं। रिमूव का मतलब क्या हो गया? सिंपल कि जो कुछ भी इस स्टेट के अंदर है, पहले उसको एक टेम्प वेरिएबल में रखा, उसके ऊपर फिल्टर लगा दिया। देखो स्टेट पर डायरेक्टली आप चेंज नहीं कर सकते, पहले आपको उसको कहीं रखना होगा टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। आई होप कि जावास्क्रिप्ट का फिल्टर आपको क्लियर होगा। तो जो भी आप पेलोड बता रहे हो उसको छोड़ के जो आइटम मुझे बचता है, मुझे उसको स्टेट में रिटर्न कर देना है। तो इतना मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, या पूरा ही वो ले लेते हैं।
ओके, तो ये चीज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ बंद हो गई, यहाँ पर बंद हो गई। इसको देखो मैं बताऊंगा, पूरा क्लियर करके समझाऊंगा कि डोंट वरी कि अगर ये समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं होप करता हूँ फिल्टर आपको पता होना चाहिए। आपको 3 डॉट का मतलब पता है, नहीं पता है तो जस्ट कॉमेंट मी, मैं आपको सेपरेट वीडियो में क्लियर करूंगा इनको क्या बोलती है और इनका क्या मतलब होता है। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ यहाँ पर एंड हो जाती है आपकी। ओके, तो अब आपने क्या किया कि आपने अपना एक स्लाइस, राइट, आप अपने देखा जाए तो आपने एक स्टोर आप अपने क्रिएट करने जा रहे हो और उसके अंदर आपने पहला स्लाइस टू डू स्लाइस बना दिया। उसके अंदर आपने उसका नाम दे दिया, उसने इनिशियली स्टेट रख दी, आपने रिड्यूसर्स बता दिए कि उसके अंदर जो एक्शंस होंगे वो सेव होगा, वो आपका रिमूव होगा, और स्टेट पर आपको ऐड करना है देन रिमूव करना है। ओके, और देन एज यू नो वेरी वेल कि उसके बाद हमें एक चीज़ों को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो इतना हम कॉपी कर लेते हैं जहाँ पर एंड हुआ, उसको ऑल्ट एफ करके क्लियर करके यहाँ पर। अब देखो मैंने जो लिया है स्लाइस का नाम क्या है, टू डू, तो इसको मैं क्या करूँगा, डी स्ट्रक्चर कर लूंगा। देखो दिस इज डी स्ट्रक्चरिंग, इसका क्या, और डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या है, एक्शंस एंड रिड्यूसर। अब उस एक्शंस के अंदर क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट, ये समझाऊंगा मैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और उस एक्शंस के अंदर क्या है, एक सेव है और एक रिमूव है, इसलिए मैं इनको एक्शंस बोल रहा हूँ। और उस रिड्यूसर को, मतलब मेन रिड्यूसर को मैंने इसको डिफॉल्ट करा हुआ है, इसको मैंने एक्सपोर्ट करवा लिया। ओके, तो अब इस स्लाइस का मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे यूज करेंगे अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इतना क्लियर, मैंने आपको ये प्रोग्राम का मतलब समझा, प्रैक्टिकली इसको मैं डीबग करके बताऊंगा। ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर, मैंने रिड्यूसर का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो इन द अबव कोड देयर आर 2 एक्शंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक सेव है और एक रिमूव है आपका यहाँ पर ये। एंड द नेम ऑफ द स्लाइस ये भी मैंने बता दिया था कि आपका टू डू है, उसके बेसिस पर मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया था कि आपके टाइप बनते हैं, ये 2 टाइप बने हैं। ठीक है, और इस जो स्लाइस बनी है हमारी, ये जो स्लाइस है इसके अंदर डेफिनेटली एक रिड्यूसर है और एक एक्शंस है, तो इसको हमने डी स्ट्रक्चरिंग कर लिया यहाँ पर, ये भी मैंने आपको। और एक्शंस के अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास एक सेव है और आपका रिमूव है। आई होप यू must have understood the basic idea behind create slice, as this article is not about theory, let's do next some practical। तो वो मैं अभी करके दिखाऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक बन चुका है और ये हमारी ऐप है, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो कोई एरर तो नहीं है ऐप में। इसको कंट्रोल F5 करके देख लेते हैं। देखो एरर तो नहीं आ रही है कोई भी, लेकिन अभी इसका यूज़ नहीं किया है। तो अब हमारा टाइम आ चुका है कि जो हमारा बेसिक लेआउट है उसको बदलने का, कि SRC के अंदर, ऐप के अंदर हमारे पास पेज है, तो मैं इसमें से फालतू की चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा मेन नहीं चाहिए मुझे, डिलीट। और यहाँ पर मैं वेलकम इन रिडक्स ले लेता हूँ, तो देखें क्या डिफरेंस होता है इसका। ये देखो वेलकम इन रिडक्स आ गई। ओके, तो एक्चुअली मैं बाय डिफॉल्ट जो हमारी फाइल है वो page.js है, और जो लेआउट है हमारा वो ये वाला है इस तरीके से। तो इन दोनों को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं स्टोर को रैप करूंगा तो मैं यहाँ तो रैप नहीं कर सकता। मेन फाइल कौन सी है, लेआउट की है, आपको पता ही है। जैसे रिएक्ट के अंदर आपकी ऐप होती है, इंडेक्स होती है, तो यहाँ पर मुझे लेआउट मिलेगी। तो इसको रैप करने के लिए और रिडक्स को यूज करने के लिए, ये आपका सर्वर साइड कंपोनेंट है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूं, मतलब मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूं। तो क्या करना होगा हमें, क्रिएट अ फाइल कस्टम प्रोवाइडर डॉट जेएस। इन रिडक्स फोल्डर में हम अपना एक कस्टम प्रोवाइडर बनाएंगे इन प्लेस बिलो कोड, और ये वाला कोड वहां पर डाल देंगे। तो ऐसा मैंने क्यों किया मैं सब बताऊंगा इसको वन बाय वन। तो पहले इस फाइल को बना लेते हैं रिडक्स फोल्डर के अंदर, न्यू फाइल एंड डॉट जी, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और ये वाला कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कस्टम प्रोवाइडर। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ आपको समझा दूँ। जो आपने यहाँ पर एक स्लाइस बनाया था, यानी कि क्रिएट स्लाइस, और उसमें आपने अपने 2 ऑपरेशंस भी बता दिए कि मेरे को सेव करना है, मुझे रिमूव करना है, जिसको एज ए ग्लोबल स्टेट, यानी कि ये ग्लोबल वेरिएबल बन गए हैं मेरे, देखा जाए तो एक सेव का एक रिमूव का। इनको अगर मुझे यूज करना है तो डेफिनेटली मुझे रिडक्स स्टोर यूज करना पड़ेगा, रिएक्ट रिडक्स। तो जो कमांड हमने इंस्टॉल करी थी रिडक्ट रिडक्स, उसके अंदर एक
आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड प्रोवाइडर। प्रोवाइडर में जैसे मैंने आपको बताया था, इसको दोबारा समझते हैं। देखो कंपोनेंट एक्शंस रिड्यूसर, और इसी में दोबारा चलते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये जो चीज है जीएस एप्लीकेशन के लिए डेफिनेटली मुझे एक प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा, नहीं कि रिडक्स स्टोर को यूज करना है तो मुझे प्रोवाइडर यूज करना है। तो ये चीज मुझे कौन दे रहा है? ये मुझे रिएक्ट रिडक्स से मिलने वाली है। तो वहां से मैंने क्या उठा लिया? आपका प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर क्या है? पूरी ऐप के लिए कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स को बनाएगा, ग्लोबल वेरिएबल का स्टोर तैयार करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस प्रोवाइडर को अपना कस्टम प्रोवाइडर बना के मुझे यहाँ पर देखो मैंने रैप कर दिया। और ये स्टोर क्या है? ये स्टोर जो मैंने बना रखा है, ये रिएक्ट के अंदर मैं एक स्टोर फाइल बनाऊंगा। उसका क्या काम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीन चीजें, आप कस्टम प्रोवाइडर बना दिया, अब एक स्टोर बना लेते हैं। स्टोर डॉट जेएस, और ये वाला कोड मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। राइट, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे आप अपना स्टोर बनाते हो और कैसे मल्टीपल रिड्यूसर को यूज करते हो। तो उसके लिए जो टूल किट मैं आपको पहले ही बता चुका था, जो हम यूज करेंगे, जो एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, वो था हमारा रिडक्स जीएस टूल किट, जो पूरे रिडक्स को मैनेज करता है। तो हमने क्या करा, रिडक्स जीएस टूल किट में से दो कांस्टेंट वेरिएबल्स ले लिए, एक कॉन्फ़िगर स्टोर, एक कंबाइन स्टोर। तो देखो कॉन्फ़िगर स्टोर इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट स्टोर। ये जो स्टोर की जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ना, इतनी लंबी चौड़ी ये वाली, इस स्टोर को बनाने के लिए हम कॉन्फ़िगर स्टोर का यूज करते हैं। कंबाइंड रिड्यूसर का मतलब ये हो सकता है कि इसको ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ पर मुझे मल्टीपल स्लाइस की अगर जरूरत पड़ गई तो उस केस पर मैं कंबाइंड रिड्यूसर अपने बना सकता हूँ। ओके, तो स्टोर बना लिया हमने, स्टोर के अंदर कॉन्फ़िगर स्टोर कर लिया। अब स्टोर के अंदर क्या करना है? डेफिनेटली मुझे जो मैं अपने स्लाइस बना रहा हूँ, जो मैंने अपना एक टू डू टास्क बनाया है, मैंने उसके अंदर जो एक्शन सेव एंड रिमूव बनाए उनको यूज करूंगा। और मैंने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट भी इसलिए कर रखा है, तो इस स्लाइस को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि सेम उसके अंदर, ये देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहीं आ रहा हूँ। तो आपने इस वाले को यहाँ पर इंपोर्ट किया और यहाँ पर एक टू डू टास्क नाम दे दिया। हाँ, यहाँ बता दूं मैं आपको, सिर्फ आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना है, एक्सपोर्ट सेव एंड रिमूव लिखना है। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये टू डू टास्क मैंने लिया, इसकी जगह तुम एप्पल लिख दो, मैंगो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी ये स्लाइस है आपका, उसके अंदर जो ये आपके एक्सपोर्ट थे, सेव, रिमूव एंड देन रिड्यूसर, ये सारे के सारे आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। इंपोर्ट टू डू टास्क एंड फ्रॉम स्लाइस। तो देखो बेसिकली क्या हुआ, आपने अपना एक स्टोर बनाया, स्टोर बनाने का तरीका विद हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर स्टोर, और फिर आपने अपने स्लाइस अलग बनाए। स्लाइस का मतलब है मेरी स्टेट्स, इसको समझ लीजिए पूरी की पूरी स्टेट है। ये मल्टीपल भी होती है, सिंगल भी होती है। तो स्टोर से हम इन स्लाइस को कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। अब देखो ये भी हो सकता था कि मैं इसको डायरेक्टली इस टू डू टास्क को यूज कर लूं, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़े। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ये स्लाइस मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसलिए हमेशा यूज करो कंबाइंड रिड्यूसर। कंबाइंड रिड्यूसर में क्या हो सकता है कि बाई चांस आप, किसी को मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ कि ये अगर आपका 2 हो गया एक स्लाइस, और ये टास्क 2 हो गया, 3 हो गया, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हो, 3 एंड देन 3, इस तरीके से मल्टीपल ले सकते हो। तो इन माई अपकमिंग वीडियोज में आपको ये भी यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको शॉर्ट ही रखते हैं। तो यहाँ पर अपने कंबाइंड रिड्यूसर में बोल दिया कि ये टू डू टास्क, ये मेरा स्लाइस है, और लेफ्ट में एक जो नाम तुम देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है मेरा ये वाला नाम, अगर आप ध्यान से देख सको तो कहाँ चला गया, इसको मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो टू डू आ रहा है और ये टू डू लिस्ट आ रहा है, तो ये मैं आपको बता दूं क्यों आ रहा है। ये टू डू ये वाला है जो मैंने नाम रखा हुआ है। ओके, तो आपने क्या करा, अपना एक रूट रिड्यूसर बना लिया जिसके अंदर आपने अपने स्लाइस आपस में कंबाइन कर दिए और उनको एक नाम दे दिया टू डू। तो ये मेरी पूरी की पूरी स्टेट रहेगी। और विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर स्टोर, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट कमांड कॉन्फ़िगर स्टोर में आपने बोल दिया कि कौन सा रिड्यूसर है, क्योंकि देखो ये तो मैं बता चुका हूं कि सब कुछ जो मैनेज कर रहा है वो कौन कर रहा है, रिड्यूसर। रिड्यूसर इज रेस्पॉन्सिबल टू इंटरेक्ट विद स्टोर, और एक्शन हमारे रिड्यूसर से बात करेंगे। तो इसलिए
यहाँ पर रिड्यूसर बताना पड़ता है कि उस स्टोर से जो रिड्यूसर है वो कौन सा है, रूट रिड्यूसर। रूट रिड्यूसर में क्या हो रखा है, मल्टीपल स्लाइस जो यहाँ पे लेके आ रहे हैं वो आपस में आप कंबाइन कर रहे हो। इस डायग्राम से आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, और इसके भी ऊपर अगर आपको समझना है तो वो मैं यहाँ बता चुका हूँ, प्रोवाइडर, स्टोर एंड देन स्टेट, एंड देन आपका यहाँ पर आपने कंपोनेंट बना लिए, आप अपने एक्शंस बना लिए, यानी कि स्लाइस एंड देन रिड्यूसर से आप इंटरेक्ट कर रहे हो उन चीज़ों को, दिस वन। तो आपका स्टोर भी तैयार हो गया और आपने इसको क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। ओके, तो स्टोर तैयार, आपका स्लाइस तैयार हो गया यहाँ पर। अब मेन फाइल कौन सी बताई थी मैंने आपको, लेआउट। ओके, तो लेआउट फाइल में अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने कस्टमर प्रोवाइडर बनाया था, ध्यान से देखना इस पर, आपने चिल्ड्रन पास कर रखे हैं, और आई थिंक मैंने पहले बता दिया था कि आपको बेसिक नेक्स्ट.जेएस का पता होना चाहिए कि ये आपका एक तरीके से मेन लेआउट होता है, जिसमें हेडर फुटर जो भी कंपोनेंट होते हैं वो जो चिल्ड्रन यहाँ पर पास होते हैं। तो कस्टम प्रोवाइडर में मैंने चिल्ड्रन दे दिया, इसके अंदर चिल्ड्रन, और प्रोवाइडर जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके अंदर बता दिया कि जो स्टोर का काम करेगा वो कौन करेगा, ये मेरा स्टोर है। तो इस प्रोवाइडर के अंदर आपने ये स्टोर डिफाइन कर दिया, और इस पूरे प्रोवाइडर के अंदर आपने चिल्ड्रन बता दिया, जो चिल्ड्रन कौन से होंगे, जो मेरे इस लेआउट के थ्रू आएंगे। तो अब मुझे रूट लेआउट में क्या करना पड़ेगा, इसी को आगे बढ़ाते हैं इस एग्जांपल को। ये भी हमने कर लिया, हमारा ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब लेआउट फाइल के अंदर आके अब हम अपने कस्टम प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेंगे, और देन यहां पर आके अपना कस्टम प्रोवाइडर रैप कर देंगे। ये दो काम हमें और करने होंगे। कंट्रोल सी, ये देखो सीधा वहां पर गया। ये डॉट डॉट क्यों लगाए, आपको पता होना चाहिए कितने लेवल ऊपर जाना है। अब इस कस्टमर प्रोवाइडर को आप रैप कर दो अपने इस पूरे के पूरे बॉडी के अंदर, यहां पर लेकर। ये इसको यहां से स्टार्ट करना है, ये इसके अंदर के चिल्ड्रन होगा, जैसे मैंने आपको बताया। वैसे तुम अंदर भी ले सकते थे। ओके, तो आई थिंक यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप कि इतना तो आप समझ गए होंगे। देखो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको बेसिक्स पता होंगे, अदरवाइज अगर बिल्कुल नहीं हो, आपको नहीं पता, तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ कमेंट में, अगर आपको इनका बहुत बेसिक समझना है तो मैं इसके लिए नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस होंगे उन पर मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगा कि इनका क्या मतलब है। तो एक बार जरा प्रोजेक्ट को रन करके देख लें।